दिल्ली की यमुना के जलस्तर में आई मामूली कमी, लेकिन खतरा बरकरार। अभी भी सड़कों पर सैलाब का मंजर। प्रधानमंत्री मोदी ने एलजी से फोन पर ली दिल्ली के हालात की जानकारी। दिल्ली के बाद नोएडा, गाजियाबाद में भी यमुना में आई बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी। नोएडा में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ से अब तक 91 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक फिर जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। बिजनौर के नागिना में बड़ा हादसा। नदी में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत। दवाई लेकर घर लौट रहे थे कार सवार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर टारगेट अटैक। आतंकियों ने बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों पर फायरिंग की। फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च फ्रेंच सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित। भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। चांद पर इतिहास रचने के करीब भारत। आज होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान भरेगा उड़ान। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे दिन का खेल खत्म होने के तक मजबूत स्थिति में टीम इंडिया। यशस्वी और रोहित के शतक से भारत ने ली 162 रनों की बढ़त। और हेडलाइंस के बाद अब 9 सखी न्यूज में सबसे पहले यमुना से आए उफान की खबरें आपको दिखाते हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने पर दिल्ली से कई इलाकों में बिगड़े हालात। अभी 208.48 मीटर पर बना है जलस्तर। नोएडा के यमुना से लगते इलाकों में हाई अलर्ट। यमुना दिल्ली के मोनेस्ट्री, मजनू कटीला, निगमबोध घाट, चांदनी चौक में हालात बेहद खराब। तो जैतपुर, मॉडल टाउन, गुजरावाला, मुखर्जी नगर, गीता कॉलोनी, रिंग रोड पर भी हर तरफ भरा पानी। दिल्ली के जैतपुर इलाके में भी बिगड़े हालात। कई इलाकों में भरा यमुना का पानी। पानी भरने के बाद बाढ़ प्रभावितों ने किया घर खाली। 6000 से भी ज्यादा परिवारों के सामने है बड़ा संकट। दिल्ली के जैतपुर में बाढ़ के पानी में डूबा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित। अभी भी टंकियों में पिछले कई दिनों से आ रहा है गंदा पानी। दिल्ली में ड्रोन तस्वीरों ने दिखाई दिल्ली की हकीकत। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हर तरफ नजर आ रहा पानी ही पानी। सड़कें, घर, कॉलोनियों के अंदर घुसा पानी। यमुना के पानी से मची तबाही। दिल्ली में लोहे के पुल के पास नजर आ रहा है यमुना का दूर तक सैलाब। अंडरपास के अंदर पानी भरने के फंसे कई बड़े वाहन। सड़क पर भरा हुआ है कई फीट पानी। जल भराव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। दिल्ली में आईटीओ ब्रिज के बैराज के 5 गेट जाम होने से मचा पानी। पानी में गाद आने की वजह से नहीं खोल पा रहे गेट। आधुनिक तकनीक के जरिए गेट को खोलने की हुई कोशिश। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मेट्रो ट्रैक से महज कुछ नीचे बह रहा है पानी। एहतियात के तौर पर मेट्रो की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गई है। सावधानी के साथ हो रहा है मेट्रो का संचालन। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में जगह जगह भारी जलभराव। भारी बारिश और यमुना नदी के बढ़े जलस्तर के बाद हालात हुए खराब। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। दिल्ली के मयूर विहार में रिलीफ कैंप में बदहाल तस्वीर सामने आई। प्रशासन की तरफ से लोगों ने नहीं की मदद। कई दिनों से नहीं भेजा गया खाना। लोग अपने से खरीद कर जरूरत के सामान ला रहे हैं। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं दिल्ली के कौन कौन से इलाकों में आई है बाढ़। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका बाढ़ में पूरी तरह डूबा हुआ है। इलाके में पानी भरने के बाद लोग अपने सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर जाते नजर आ रहे हैं। अगले 1-2 दिन में सुधर सकते हैं हालात। दिल्ली के राजघाट इलाके में बाढ़ जैसा नजारा। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद से राजघाट पर भी भारी जलभराव। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बिगड़े हालात। दिल्ली का आईटीओ भी बाढ़ की जद में। चारों तरफ सड़कों पर भरा पानी। सड़कों पर गाड़ियां डूबी नजर आई। यमुना नदी में बढ़ते पानी के बाद दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के आईटीओ में रिलीफ कैंप बना। बाढ़ प्रभावितों का सहारा। परिवारों से बेहद मुश्किल हालात का करना पड़ रहा है सामना। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश।
दिल्ली के जैतपुर इलाके का सरकारी स्कूल बना बेसहारों का बसेरा। बदतर हालात में लोग रहने को मजबूर, लोगों को सही से नहीं मिल रहा बुनियादी सुविधा। दिल्ली में बाढ़ की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। मानसून और बारिश को लेकर लाल किला 14 जुलाई तक रहेगा बंद। लाल किला में नहीं हो पाएगी आम लोगों की एंट्री। दिल्ली में 16 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल। यमुना नदी से आई बाढ़ को लेकर शिक्षा निदेशालय का फैसला, सभी सरकारी और निजी स्कूल में रहेगी छुट्टी। फ्रांस दौरे से पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर की गृह मंत्री अमित शाह से बात। दिल्ली के बाढ़ के हालात के बारे में जानकारी ली। गृह मंत्री ने कहा दिल्ली में राहत बचाव के पूरे इंतजाम। दिल्ली के उपराज्यपाल से भी पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उपराज्यपाल ने ट्वीट करके जानकारी दी। दिल्ली में आज भी हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। 15 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। राजधानी के कई इलाकों में पहले ही आई है बाढ़। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा दिल्ली के हालात पर दूसरों को दोष देना गलत। शेखावत बोले ये राजनीति करने का समय नहीं। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं दिल्ली में बाढ़ और बारिश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी में आई बाढ़। यमुना के पानी में से दर्जनों गांव में हालात खराब है। बाढ़ के पानी में डूबे खेत, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के पास नोएडा में भी अलर्ट। सेक्टर 167 में बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला गया। 6000 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा में परी चौक पर लगा 1 किलोमीटर लंबा जाम। बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम के चलते उमड़ी भीड़। रिंग रिंग कर चलती नजर आई गाड़ियां, लोगों की बड़ी मुश्किलें। यूपी के बागपत में तटबंध टूटने से खेतों में भरा पानी। सुभानपुर गांव के पास टूटा यमुना नदी का तटबंध। बहाव तेज होने की वजह से तटबंध की मरम्मत में दिक्कतें आ रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राजघाट में बढ़ा गंगा का जलस्तर। घाट किनारे पर बनी दुकानों में घुसा पानी। पानी आने से दुकानदारों ने सुरक्षित जगह शिफ्ट किया सामान। यूपी के मेरठ जिले के निचले इलाकों में गंगा के पानी से आई बाढ़। हस्तिनापुर के खादर क्षेत्र में हर तरफ गंगा का पानी। खेतों में पानी भरने से किसानों के सामने मवेशियों के चारे की समस्या। यूपी के कासगंज में नरोरा बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। गुरुवार सुबह 1,273 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी किनारे बसे गांव में जारी किया गया है बाढ़ को लेकर अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे सहारनपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, तो कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नदी में डूबी मैजिक वैन। गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत। परिवार के लोग दवाई लेकर लौट रहे थे घर। हादसे के बाद परिवार में मातम। और 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं देश के दूसरे राज्यों में बाढ़ के कैसे हैं हालात। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश और बाढ़ में फंसे 60,000 पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। अभी भी 10,000 सैलानियों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश से हुआ काफी नुकसान। आलू मैदान में ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नजर आए तबाही के निशान। बारिश के बाद आई बाढ़ से हुआ काफी नुकसान। हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड महादेव से 7 श्रद्धालुओं के शव हुए बरामद। कुल्लू में अलग अलग स्थानों से अब तक 20 शव किए गए बरामद। बारिश के बाद आई बाढ़ से इलाके में हुई बड़ी तबाही। हिमाचल में बाढ़ की वजह से फंसे पर्यटकों को निकालने का काम जारी। आपदा में अब तक 91 लोगों की मौत। 60,000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। प्रदेश भर में 1,000 सड़कें बंद। हिमाचल के चंद्रताल में फंसे 255 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी। हिमाचल सरकार के मंत्री की देखरेख में चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। सांगला में फंसे कई पर्यटकों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिमला लाया गया। साथ में मौजूद रहे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। व्यास नदी में बाढ़ की वजह से लेह लद्दाख को जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त। रोड बंद होने से कई दिन से फंसे हुए वाहन चालक लोग कर रहे सड़क खुलने का इंतजार। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं उत्तराखंड और पंजाब में बाढ़ ने कैसे मचाई है तबाही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हरिद्वार के खानपुर इलाके का निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री। बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में ली जानकारी। उत्तराखंड के मसूरी टीर बाईपास रोड पर हुआ भूस्खलन। रोड पर आ गिरा एक बड़ा पेड़ और बिजली का पोल। भूस्खलन के बाद सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में 16 जुलाई तक जारी रहेगी बारिश। प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। बारिश की वजह से राज्य में 449 सड़कें बंद।
हरिद्वार सिडकुल रोशनाबाद मार्ग पर पुल हुआ क्षतिग्रस्त। पुल की बीच का हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ धंसा। निर्माण के कुछ ही समय बाद पुल हुआ क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के कोटद्वार में माला नदी पर बना पुल हुआ क्षतिग्रस्त। पुल का एक हिस्सा नदी में गिरा। अब 2 हिस्सों में बटा नजर आ रहा है पुल। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश की वजह से कई जिलों में बिगड़े हालात। हरिद्वार के लक्सर में राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तैनात की गई है। क्विक रिस्पांस टीम ने एक परिवार को सुरक्षित जगह पर भेजा। जोशीमठ में मानसून की बारिश ने बढ़ाई आम आदमी की दिक्कतें और मुश्किलें। आपदा में फंसे यात्री की बाइक को जेसीबी से करवाया गया बाहर। बीआरओ ने बाइक को नदी के पार पहुंचाया। टिहरी में बद्रीनाथ से हरिद्वार आ रही बस पलटी। हादसे के समय बस में सवार थे 19 मुसाफिर। एक यात्री को लगी मामूली चोट। NH58 पर कोडियाला के पास हुआ हादसा। टिहरी में नेशनल हाईवे 707 पर लैंडस्लाइड। नंदगांव और पीपलडाली के पास मार्ग हुआ बाधित। मलबे में दबकर एक शख्स हुआ घायल। एक युवक खाई में गिरा। रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड के विकास नगर में सामने आया पहाड़ी दरकने का वीडियो। कुवानू मोटर मार्ग पर ताराली खड्ड के पास लैंडस्लाइड हुआ है। देखते देखते पूरी रोड मलबे में तब्दील हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। फाजिलका और फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। अब तक 14,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। असम में हो रही बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। नदी के किनारे वाले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। घरों में पानी भरने से जनजीवन हुआ प्रभावित। लोगों की बड़ी मुश्किलें। बारिश और भूस्खलन होने से जम्मू कश्मीर के लोगों की बड़ी मुश्किलें। जम्मू में होने लगी पेट्रोल की किल्लत। नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से सप्लाई जो बाधित हो गई। जरूरी चीजों की आपूर्ति पर भी पड़ रहा है अच्छा असर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पुणे में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी है और आग लगने से इलाके में धुआं फैल गया है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर हैं। आग बुझाने में ये 15 गाड़ियां लगी हुई हैं। तो बड़ी खबर पुणे से, जहां पर भीषण आग की खबर आ रही है। कपड़े का गोदाम है जहां पर भीषण आग लगी है और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार फैल गया है और हालात को देखते हुए 15 दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मौके की तस्वीरें। आप देखिए किस तरीके से ये आग लगी है। आग लगने से पूरे इलाके में धुआं हो गया है। आसमान में काले धुएं का गुबार जो है वो छा गया है। हालांकि आग कैसे लगी है इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कपड़े का ये गोदाम बताया जा रहा है जिसमें आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये आग लगी। कपड़ा के गोदाम में बताया जा रहा है ये आग लगी है और जो देखते देखते फैलती जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। पुणे से ये खबर आई है जहां पर कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे काले धुएं का गुबार उठ रहा है और लगातार इस जो धुएं ने है फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है लगातार। और अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से जुड़ी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीयों को किया संबोधित। पीएम बोले, आपको भारत में निवेश के लिए आगे आना होगा। भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पेरिस में संबोधन के दौरान पीएम मोदी जो है बोले, विदेश में हर भारतीय है भारत का राजदूत। फ्रांस में भारत के संत त्रिलोकपुर की प्रतिमा को किया जाएगा स्थापित। भारत और फ्रांस के बीच अहम समझौता। भारत और फ्रांस के बीच यूपीआई को लेकर करार हुआ। बहुत जल्द भारतीय पर्यटक एफिल टावर में यूपीआई से कर सकेंगे भुगतान। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। पीएम बोले, हिंदुस्तान के लिए पूरा विश्व है एक परिवार। भारत फ्रांस संघ भी है और एक रंग भी है। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। अब भारत पहले से चली आ रही समस्याओं का निकाल रहा है स्थायी समाधान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम भारतीय जहां भी जाते हैं वहीं मिनी इंडिया बना देते हैं। मोदी बोले, कहीं से भी नमस्कार की आवाज आती है तो लगता है घर आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को राष्ट्रीय दिवस की दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी बोले, इस खास मौके पर न्योता देने के लिए फ्रांस के लोगों का आभार। पेरिस के ला सीन म्यूजिकल में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। इस दौरान भारतीय सेना के राजपूताना राइफल बैंड ने दी प्रस्तुति। फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी। अब 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने की पेरिस में घोषणा। फ्रांस के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी ग्रैंड
क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया। सैन्य और नागरिक आदेशों में सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान। पीएम मोदी सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बने। और 9 से की न्यूज में अब आपको दिखाएंगे कि इसरो के मिशन चंद्रयान 3 की खबरें। आज होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर उड़ान भरेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा चंद्रयान। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVN-3 लॉन्चर का हो रहा इस्तेमाल। स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी लॉन्चिंग। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले तिरुपति मंदिर पहुंचे इसरो प्रमुख एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए की प्रार्थना। बोले 23 अगस्त के बाद किसी भी दिन चंद्रमा पर उतर जाएगा चंद्रयान। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए वैज्ञानिकों ने की प्रार्थना। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में प्रार्थना की गई। मिशन के कामयाब होने के लिए दुआ मांगी गई। चंद्रयान 3 को लेकर बोले इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण। कहा भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा चंद्रयान 3। इसकी सफलता बनेगी दुनिया के लिए प्रेरणा। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। साथ ही लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। चंद्रमा के इस इलाके में रहती है छाया। यहां पानी की बर्फ होने का लगाया जाता है अनुमान। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात देश की बड़ी खबरों की। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। 2018 से 19 के आयकर सस्पेंड को केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका कर दी थी खारिज। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज 2 केस में जमानत मांगी। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत में आज होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की 4 याचिकाकर्ता की ओर से दर्ज पुरातात्विक सर्वे की अर्जी पर आज होगी सुनवाई। यूसीसी के खिलाफ मुंबई की नूरानी मस्जिद के बाहर लगे QR कोड स्कैनर को पुलिस ने हटाया। मस्जिद ट्रस्ट ने दिया बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश पर लगाए गए थे स्कैनर। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद भी हिंसा का दौर नहीं थमने का नाम ले रहा। नॉर्थ 24 परगना जिले में बीजेपी के 3 उम्मीदवारों के घरों पर हुआ हमला। चुनाव हार गए हैं 3 उम्मीदवार। और 9 सखी न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं महाराष्ट्र में पवार गेम से जुड़ी बड़ी खबर। महाराष्ट्र में विभागों में बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान। अजीत पवार समेत एनसीपी के नए गुट के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। कई अहम मंत्रालयों को लेकर चल रहा है गतिरोध। वित्त मंत्रालय अजीत पवार का अगुवाई वाले एनसीपी धड़े को देने की अटकलों पर शिंदे गुट के मंत्री उदय सावंत का बयान। सीएम पर है पूरा भरोसा, किसी बात को लेकर नहीं झुकेगा शिवसेना गुट। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। राज्य में बनाए जा सकते हैं कुल 43 मंत्री। फिलहाल 14 पद खाली है। विस्तार में शिवसेना बीजेपी को 5-5 और अजीत गुट को 4 पद मिलने के आसार हैं। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में गतिरोध जारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को राहुल गांधी ने किया दिल्ली तलब। अशोक चव्हाण और पटोले रेस में सबसे आगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। बाला साहेब के विचारों को लेकर ही काम कर रही है मौजूदा सरकार। पीएम मोदी ने बाला साहेब के संकल्पों को किया साकार। महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। 2019 में बीजेपी की पीठ में घोंपा छुरा। बीजेपी अपमान सह लेगी लेकिन बेईमानी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ठाकरे गुट ने स्पीकर के फैसला लेने में देरी पर दाखिल की है याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राउत पर आज मुंबई सेशंस कोर्ट में तय होंगे आरोप। 1000 करोड़ एफएसआई घोटाले का है आरोप। मामले में संजय राउत की हुई थी गिरफ्तारी। और 9 सखी न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं बिहार से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के दौरान हुई थी बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत। बीजेपी ने लगाई पुलिस प्रशासन पर आरोप। पुलिस पिटाई में हुई जहानाबाद जिला महामंत्री की मौत। बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत से जहानाबाद के कल्पा गांव में पसरा मातम। परिजनों में शोक की लहर। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कल सुबह ही पटना पहुंचे थे विजय सिंह।
बीजेपी के झंडे में लपेटकर विजय सिंह के शव को पटना में पार्टी दफ्तर में रखा जाएगा। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे पार्टी के नेता कार्यकर्ता। विजय सिंह का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी दी पार्टी नेता विजय सिंह को श्रद्धांजलि। बोले, जुझारू नेता थे विजय सिंह, उनके पूरे परिवार को गोद लेगी बिहार बीजेपी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, जंगल राज के विरोध में शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे नेता की हुई है बर्बर हत्या। पुलिस की कार्रवाई माफी के लायक नहीं है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लाठीचार्ज पर सफाई दी। बदले की भावना से नहीं हुई कार्रवाई। विरोध प्रदर्शन में शिक्षक और किसान संघ नहीं था शामिल। बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे हुड़दंग। लाठीचार्ज को लेकर चिराग पासवान भी बरसे। बिहार में नीतीश राज में चल रहा है अघोषित आपातकाल। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज के दौरान मौत होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। पटना में लाठीचार्ज को लेकर बोले एलजेपी नेता पशुपति पारस, पुलिसिया कार्रवाई सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए जुटी है नीतीश सरकार। आरजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश सरकार पर बोला हमला। आंदोलनकारियों के सवालों पर ध्यान देने की जगह सरकार आंदोलन दबाने में जुटी है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव ने दिया अजीबोगरीब बयान। आंदोलन करना सभी का अधिकार, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे गुंडागर्दी। जो हुआ ठीक हुआ। बीजेपी से सस्पेंड चल रहे तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह का फिर आया विवादित बयान। बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले, पुलिस पर लाठी ऐसे ऐसे करो, प्रहार किया जाए नानी याद। 9 सेकंड न्यूज में अब बात राज्यों की बड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल कैबिनेट का आज होगा एक और विस्तार। मोहन मार्कम लेंगे मंत्री पद की शपथ। एबीपी न्यूज से बोले मकराम, उम्मीदों पर खरा उतरने की करूंगा कोशिश। कैबिनेट से हटे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह का बयान, इस्तीफा दिया नहीं ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि मंत्रियों के विभागों में भी हो सकता है फेरबदल। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा सभी के लिए है बिजली चोरी की छूट। विधायक का विवादित वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी ने दिव्या मदेरणा को लिया निशाने पर। योगी सरकार ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान को फिर दिया झटका। 22 श्रेणी सुरक्षा हटाई गई। आदेश मिलते ही रामपुर एसपी ने सुरक्षा कर्मियों को वापस बुलाया। घर पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी हटाया गया। यूपी की सियासत में लाइमलाइट लूट चुका है। सारस फिर सुर्खियों में है। सारस को बचाने वाला आरिफ पहुंचा कानपुर जू। आरिफ को देख अपने बाड़े में इधर उधर भागने लगा सारस। वीडियो हो रहा है वायरल। तस्वीर देख रहे हैं, जो तस्वीर आपकी आंखों में सैलाब लाएगी। देखिए, सैलाब यहां तो है ही है, जहां मैं हूं दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में, वहां तो सैलाब है ही है, लेकिन ये सैलाब दिखाई पड़ रहा है। एक सैलाब दिल्ली वाले की आंखों में जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, और वो ऐसा सैलाब है जो इस मौसम में इन हालातों में कलेजा कपा देगा, क्योंकि किन्होंने अपना घर खोया है, अपनी पूंजी खोई है, अपनों का साथ खोया है, एक जिंदगी खोई है, जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे खोए हैं। और अब मैं जहां खड़ा हूं, जगह की तस्दीक कीजिए। सिविल लाइंस में, सुनील दिखाइएगा, देखिए राजनारायण रोड लिखी हुई है। सिविल लाइंस में शामनाथ रोड, बेला रोड और राजनारायण रोड, और ये पूरा रिहायशी इलाका है। और इस रिहायशी इलाके की अब तस्वीर देखिए, जहां पर मैं हूं वहां ये कार डूबी हुई है। अभी तक ऐसी कार नहीं बनी है जो कि पानी में दौड़ती हो, लेकिन अगर दिल्ली में ऐसे ही सैलाब आता रहा और यही इंतजाम रहा तो शायद इसका भी आविष्कार हो जाए कि पानी में दौड़ने वाली कार बनाई जाए, क्योंकि सड़कों पर चलने लायक तो कार रह नहीं जाएगी इस तरह के माहौल में। और मैं आपको यहां से आगे की तस्वीरें दिखा रहा हूं। अभी इसके बाद आपको हम वो भी दिखाएंगे कि आगे की सारी एक तरफ से गाड़ियां डूबी हुई हैं। और ये सिचुएशन दहलाने वाली इसलिए चूंकि ये घोर रिहायशी इलाका है। घोर शब्द का जो उपयोग है हम वहां करते हैं जहां आमतौर पर विपरीत स्थितियां होती हैं, और इससे ज्यादा विपरीत स्थिति क्या होगी ये देखिए। यहां पर इस अपार्टमेंट में पानी घुसा हुआ है, और ये कैमरा पैन करेगा, सुनील कैमरा पैन कराइए, और मेरे कैमरा पर्सन सुनील भी इस समय
इस समय सीने तक पानी में है, तब यहाँ पहुंच पाए। और ये देखिए एक दूसरे अपार्टमेंट में घुस रहा हूं। आपने ऐसे किसी घर में, ऐसे किसी अपार्टमेंट में एंट्री की है क्या, जहां पर आपका जहां वंदन वार कहते हैं, अभिवादन करने के लिए, जहां बाढ़ का पानी आपका वंदन वार करे। लेकिन ये है दिल्ली की जिंदगी, दिल्ली के सिविल लाइंस का इलाका। और आप याद कीजिए अपने शहर के सिविल लाइंस को, हर शहर में एक सिविल लाइंस होता है और उसको कहते हैं, वो आपके शहर की तरक्की का बैरोमीटर होता है। लेकिन ये जो बैरोमीटर है, देखिए ये जो होंडा कार यहां पर दिख रही है, इस कार को कायदे से इस समय दफ्तर का टाइम है, तो मेरे ख्याल से इस समय दफ्तर जाना चाहिए इस कार पर बैठ करके। ये मोबाइल यहां रखना होगा, बड़ा मुश्किल है इसलिए यहां बैठा हूं, क्योंकि मोबाइल कैरी करना। ये जो कार है इस समय दफ्तर के लिए निकलनी चाहिए, लेकिन ये कार लगभग यहां पर डूबी हुई है और ये पानी लगातार बढ़ रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पानी जो है, ये दिल्ली की उम्मीदों के गले तक ये पानी पहुंच चुका है। और दुआ कीजिए कि ये पानी दिल्ली के उम्मीदों के सर को पार ना करे, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, एक उम्मीदें ही हैं जो आपको जिंदा रखती हैं, एक उम्मीदें ही हैं जो हौसला बन करके, गुलमोहर का फूल बन करके आपकी जिंदगी में मुस्कुराती रहती हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं और वो संवाददाता आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, एबीपी न्यूज आपको वो दिखा रहा है जो हम जी रहे हैं, जो हम भोग रहे हैं। दुष्यंत कुमार लिख गए हैं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। तो जिसको हम ओढ़ रहे हैं, जिस त्रासदी को हम बिछा रहे हैं, वही आपको दिखा रहे हैं। मदिया खान हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मदिया, आप मुझे बताइए कि आप अभी कहां पर हैं और क्या आपको दिखाई दे रहा है, और आप किस त्रासदी का वहां एहसास कर रही हैं? आपके शब्द बयां कर देंगे वहां पर क्या तस्वीर है। मदिया। अभिषेक जी, जैसे आपने कहा कि दुआ कीजिए दिल्ली वालों के सर से ऊपर पानी ना चला जाए, उम्मीदों से ऊपर पानी ना चला जाए, तो मैं बता दूं यहाँ लोगों के बीच, लोगों के दिलों में सरकार को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि ग्राउंड पर लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। पानी जो है कितना ज़्यादा इन लोगों के घरों में भर चुका है। सबसे पहले तस्वीर उसी इलाके की दिखा देती हूँ। ये जमुना बाजार प्रियदर्शनी कॉलोनी है, दिल्ली नगर निगम की ये कॉलोनी है। और ज़रा देखिए, ग्राउंड फ्लोर इस कॉलोनी का पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। जो लोग ऊपर फ्लोर पे रहते हैं वो घर के अंदर हैं, लेकिन खाने पीने की समस्या उन्हें बहुत ज़्यादा है। इसी इलाके के लोग इस वक्त यहाँ पर जमा हैं और जब हमारा कैमरा देखा तो उन्होंने यही कहा कि कल से आप लोग, हम देख रहे हैं, पानी में उतर के ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी समस्या ज़रूर सुनिए, तो उनसे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुझे बताइए, रात कैसी गुजरी, खाना पानी मिला, क्या इस वक्त आप लोगों की स्थिति है? मैम, ना तो यहाँ खाना पीना है, ना कोई किसी की हेल्प कर रहा है, और मतलब लोग फंसे हुए भी ना, उन्हें भी कोई नहीं निकाल रहा है, वो बीच में ही फंसे हुए हैं। खाली सरकार अपने ही घूम रही है, फिर रही है, खाली रिपोर्ट्स हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, खाली अपना नाम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कभी कोई बीजेपी वाला आ रहा है, कभी आम आदमी वाला आ रहा है, बट हेल्प किसी की नहीं हो रही है। ना चाय, ना पानी, ना रोटी, ना कुछ, यहाँ तक कि पानी तक नहीं है यहाँ पे। पानी तक नहीं है, लोगों को वाकई दिक्कत हो रही है। अब जो इस कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, वो एक महिला है जो ये पानी पार करना चाहती थी, फिर जब ये थोड़ा आगे तक गई तो इन्होंने महसूस किया, साथ में इनके छोटे बच्चे हैं, और ज़रा बच्चे का चेहरा देखिए, क्योंकि खाने पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसी वजह से एनडीआरएफ के एक शख्स ने कहा, आप ज़रा ठहरिए, हम अपनी बोट मंगाते हैं तो आपको पार करा देंगे। मुझे ये बताइए, किस फ्लोर पर यहाँ पे रहती है? तीसरी पे रहती है। यहाँ बाहर क्यों आए आप लोग? जब घर में पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो क्या करेंगे अंदर रह के? अभी कुछ लेके आए, कहीं मदद नहीं मिली सरकार? हाँ, अभी सब्जी ले, खाना पानी तो दीदी, खाना लेकर आए हैं, आ जाओ। जी बताइए। सब्जी लेकर आए हैं, बनाएंगे जाके, जब खाएंगे। ये सरकार तो खाली मुंह देख के चली जा रही है, बस दूर से देख के जा रही है। ना कुछ खाने को, ना पानी है, ना कुछ है यहाँ पे। बिल्कुल मदिया, देखिए आप जो पूछ रही हैं, जो मेरे कानों में सुनाई पड़ रहा है मदिया, वही यक्ष प्रश्न है कि हमसे लोग सिर्फ रस्म अदायगी के लिए बातें कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मदद में कोई रस्म अदायगी नहीं होती है। मदद या तो होती है या तो मदद नहीं होती है। मदद कोई वादों का कैलेंडर नहीं है जो हर बरसात के मौसम में टंग जाता है और बरसात की शुरुआत में ही धुल जाता है। हमारे साथ वीरेश पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। वीरेश, मुझे आप बताइए, आप कहाँ हैं, क्या आप देख पा रहे हैं, और ये जो सैलाब है, आप जहां पर हैं, किस तरह से ये कहर बन के टूट रहा है? वीरेश।
देखिए अभिषेक, मैं आईटीओ के पास हूं और जिस तरीके से लोग यमुना का दर्शन करने आते हैं, आज लोग यमुना का दर्शन नहीं कर रहे हैं, यमुना उनको दर्शन कराने यहाँ पहुंची है। दिल्ली के लोग जो है बेखबर रहते हैं यमुना से, लेकिन आज खबर में है यमुना और उनको बाखबर कर रही है। और ये जो सैलाब है आईटीओ पर, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़ोरदार और कह सकते हैं बहुत ही गहरा, और आसपास के जो इलाके हैं उसको उजाड़ चुकी है। जिस नदी को लेकर दिल्ली बेखबर हो चुकी थी अभिषेक, वो नदी अब दिल्ली की खबर ले रही है। बस इतना याद रखिएगा, यमुना में बाढ़ नहीं आई है। अभिषेक, मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं, जो आप कल बात कह रहे थे कि यमुना में बाढ़ नहीं आई है, यमुना ने तो अपनी जमी पर जो घर बसे थे उस घर में अपना प्रवेश कर लिया है। बस उस घर में यमुना आ गई हैं। जिस यमुना की ज़मीन में लोगों ने घर बना लिया था, यमुना जी अपने उन घरों में चली आई हैं। कई साल से दुबली पतली ये नदी यमुना, जब हम यहाँ से गुजरते हैं, हर सारे लोग गुजरते हैं, अपने विस्तार को प्राप्त कर चुकी है। और ये उसका विस्तार है, उसका फलक है, उसका पटल है, और लोग देखकर कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई है। दिल्ली के लोगों के लिए इन तस्वीरों को जज्ब करने का असीमित धैर्य बन चुका है। हर साल इस पूरी चीजों को हम देखते हैं। बस कुछ दिनों की बात है, ये यमुना को जल्द ही हम भूल जाएंगे, फिर यमुना वैसे ही पतली और सकरी हो जाएगी। दिल्ली में मवेशी चराते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। बहुत सारे ऐसी तस्वीरें आ रही हैं टेलीविजन पर कि लोग मवेशी चराते हुए अब दिख रहे हैं। ये लोग मवेशी लेकर यहाँ पर चले आए हैं। वैसे 1978 से लेकर 2023 तक हम यमुना को भूलते रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि ये लगातार ये रिकॉर्ड तोड़कर इस बार जो यमुना यहाँ पर बही हैं और सबके जो आसियाने हैं उजड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई है। अभिषेक, वैसे यमुना केवल दिल्ली में नहीं बहती हैं, यमुना पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह बहती हैं, और ये बाढ़ की खबर हर जगह है। लेकिन दिल्ली को असीमित अधिकार है, सौभाग्य है मीडिया कवरेज का, और ये मीडिया कवरेज हम सभी लोग दे रहे हैं। बाढ़ आई, विनाश हुआ, प्रलय हुआ, दिल्ली बह गई। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, और एक बार फिर से चलते हैं वीरेश, मदिहा के पास चलते हैं। मदिहा खान हमारे साथ में हैं, और मदिहा के पास इसलिए चलना जरूरी है, और मैं आपको मदिहा के पास चलने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको यहाँ की तस्वीर और दिखाता हूँ। मैं बार बार दुष्यंत कुमार का वही शेर पढ़ रहा हूँ कि मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, और ये एक ऐसी गजल है जिसमें एक सदी की वेदना का इतिहास चस्पा है। 43 साल में दिल्ली में ऐसा प्रकोप कभी नहीं हुआ है, और ये एक ऐसा प्रकोप है जो दिल्ली के सीने पर घाव दे करके जा रहा है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी ना भरने के लिए होते हैं। और देखिए, दो आंखें मुझे उधर देख रही हैं। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। मदिहा के पास जाने से पहले मैं ये आपको दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए दो जोड़ा आंखें हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ, वो यहाँ पर हैं। और थोड़ा सा आगे आइएगा, और यहाँ पर फंसी हुई हैं ये लोग, और जिस तरह से ये पानी इस अपार्टमेंट में आ गया है, एक बार इनसे भी बात करना जरूरी। थोड़ा सा आगे आइएगा आप लोग। ये देखिए, अभी खैर जैसे मेरे पास आएंगे मैं बात करूंगा। इस तरह मदिहा के पास चलते हैं। मदिहा, जरा मुझे बताइए कि अभी सबसे जो मेरे जहन में सवाल ये उठ रहा है मदिहा, कल से आप मुझे सिचुएशन दिखा रही हैं, क्या कुछ रास्ता, क्या मदद और बचाव के लिए वहां पर मशीनरी दिख रही है क्या? हर कोई यही पूछ रहा है मदिहा। देखिए, ग्राउंड पर हम एनडीआरएफ को लगातार तैनात देख रहे हैं। एनडीआरएफ की बोट्स लगातार चल रही हैं, और इस वक्त जिस जगह मैं एनडीआरएफ की बोट में बैठी हूं, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। मैं कॉलोनी के अंदर, जहां लोग पार्किंग के लिए जगह ढूंढते हैं, पार्किंग के लिए गाड़ी को जगह नहीं मिलती है, आज उस जगह नाव में सवार हूं मैं। और इस कॉलोनी में इसलिए नाव में सवार हूं क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो घर में खाना पानी लेने के लिए गर्दन तक पानी से बाहर गए थे, और अब वो लोग वापस से एनडीआरएफ की मदद से अपने घर जाना चाहते हैं, कुछ खाना बना चाहते हैं। एक बहुत तस्वीर मैं दिखाऊंगी। ये बच्ची जो है, ये अभी बिस्किट्स खा रही थी। जब मैंने इनके पिताजी से बात की कि बच्ची बिस्किट खा रही है, तो उन्होंने यही कहा कि बच्ची को बिस्किट दे के फिलहाल बहला दिया है, ताकि कुछ देर उसका पेट भर जाए। खाने पीने का सामान हम लेकर आए हैं ताकि आप खाना बनाएंगे। सर, मुझे ये बताइए, क्या खाने का लेकर आए आप? खाने सब्जी रोटी लेके आए, दाल वाल। बच्चे को कैसे बहलाया आप? बच्चों को फिलहाल नाश्ता वास्ता ने ब्रेड बिस्किट वगैरह तो दे दिए, अब खाना बनाएंगे, खिलाएंगे। कल से क्या स्थिति है घर में? कल से लाइट पानी बिल्कुल नहीं है, न पानी है न लाइट है। कल से मदद बाहर से आप लोगों को मिली? कोई नहीं आया जी अभी तक, कोई देखने नहीं आया। कोई नेता देखने आया, ना कोई बीजेपी का आया, ना कोई आप पार्टी का, कोई देखने नहीं आया। बोर्ड भी है, कल से अब आई है। कल से कैसे घर से बाहर जा रहे थे, सामान कैसे लेके आ जा रहे थे जी? आधी से ज़्यादा कॉलोनी से पानी में गई है, लेडीज से भी, बच्चे भी सब ऐसे पानी में बाहर गए बेचारे। बोर्ड भी आज सुबह आई है।
कल से ना कोई देखिए ये मासूम बच्ची है जिसको एक बिस्किट बिल्कुल आप जो बता रही हैं मदिया, बिल्कुल मदिया आप जो जिस मासूम बचपने की आप बात कर रही हैं और पिता ने बहला दिया। देखिए आपके शब्द में सुन रहा हूं और मुझे यहीं पर याद आ रहा है वो शेर की, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। ये जो शेर है कि भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक, पानी पकाती हैं माएँ अपने भूखे बच्चों को तसल्ली के लिए। ये एक और कार का बोनट है, ये कार भी पूरे पानी में समाई हुई है। बड़ी खबर बता दें, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर बताने के पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये सहमी हुई मूर्तियां दिख रही हैं, मूर्तियों के अंदर भी संवेदनाएं होती हैं और वो भी सहम जाती हैं, वही मुझको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको बड़ी खबर बताएं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 11 बजे ITO पहुंच रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हालात का जायजा लेने के लिए ITO पहुंच रहे हैं। 11 बजे ITO वो जगह है जहां पर पानी भरा हुआ है, ITO वो है जिसे दिल्ली की लाइफलाइन कहते हैं, ITO वो है जहां बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं और जहां से ISBT से होते हुए लाल किले से होते हुए सिविल लाइंस का रास्ता जाता है और वो रास्ता बंद कर दिया गया है। हम जो यहां तक पहुंचे हैं वो कहां से गुजर के पहुंचे हैं वो अलग अपने आप में एक दास्तां है, लेकिन अपनी दास्तां यहां क्या सुनाना है, यहां तो वो दास्ताएं दिखानी है जो दास्ताएं इस सैलाब में डूबी हुई हैं। और जैसे जैसे आप आगे चलते हैं इन पानी की परतों पर आपको दर्द के वे अल्फाज तैरते हुए मिलते हैं और उन्हीं अल्फाजों के बीच से आप रास्ता बनाते हैं। तो ये है इस समय की तस्वीर। और मैं आपको इसके पहले मदिया के पास जाऊंगा, अपनी संवाददाता। देखिए यहाँ एक सिलसिले से कारें डूबी हुई हैं। देखिए स्वामीनारायण मंदिर, सुनील दिखाइएगा, मेरे कैमरामैन पर्सन सुनील, वो भी पानी में डूबे हुए हैं। और ये स्वामीनारायण मंदिर जो कि बगैर डूबे आप नहीं दिखा सकते हैं। कबीरदास लिख गए हैं कि बगैर डूबे मोक्ष नहीं मिलता है, बगैर डूबे ज्ञान नहीं मिलता, बगैर डूबे यथार्थ से आप पार नहीं हो सकते हैं, तो डूबना तो पड़ेगा ही यहाँ तक। ये देखिए एक के बाद एक कारें यहाँ पर डूबी हुई हैं। सिविल लाइंस का इलाका है ये। मदिया खान मेरी सहयोगी मेरे साथ हैं। मदिया बयां कीजिए, वहां के हालात बयां कीजिए। बिल्कुल अभिषेक जी, हालात तो ये हैं कि तस्वीरों से बयां हो रहे होंगे। एनडीआरएफ की बोट ने इनकी तंग गलियां जो थी उसमें बोट चल रही है और वहां पर लोगों को उतारा है जो लोग अपने खाने पीने का सामान लेने के लिए निकले थे। अब वो लेके किस तरह से बैग्स को अपने कंधे पर रखे हुए जा रहे हैं। तो वहीं सामने से एक शख्स आ रहे हैं जो ज़रूरी सामान अपने घर से लेके, हाथ में शायद दूध का पैकेट है, वो लेकर आगे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि लोग। और ये देखिए ज़रा महिलाएं, इस तरफ महिलाओं को अभी बोट से उतारा है जिनको सीढ़ी पे खड़ा किया है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि गाड़ियां जो हैं पानी में डूबी हुई नजर आई। ये देखिए ज़रा, एक गाड़ी जो है ये यहाँ पर कवर इस पर डला हुआ है और ये गाड़ी खड़ी हुई है जो कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि गाड़ी है, जितनी बुरी तरह से यहाँ डूबी हुई है। पानी इतना ज़्यादा तंग गलियों में भी भर गया है, लोगों के ग्राउंड फ्लोर पूरे डूबे हैं। मैं चाहूँगी वो तस्वीर दिखाई जाए किस तरह से वो ग्राउंड फ्लोर का घर है, ताला लगा के ये लोग निकले होंगे आनन फानन में। और ये महिलाएं जब बोट ने छोड़ दिया उसके बाद भी बहुत ज़्यादा तंग गली है जहाँ पर इनका घर है, वहाँ तक बोट नहीं जा सकती। तो इनको कितना, देखिए ज़रा, कितनी मुश्किलों का सामना करके इन्हें जाना पड़ रहा है। आपका घर किधर है? आपका घर कहाँ है? इधर कल ऊपर तीसरी मंजिल। अभी ऐसे ही जाना पड़ेगा? हाँ जी। घर में सब परिवार घर में ही है? नहीं, अब हम जा रहे हैं, हम ही है परिवार। खाना पीना ले आए बाहर से? हाँ जी। सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से मदद तो आई होगी? किसी की तरफ से मदद नहीं आई। देखिए किसी की तरफ से मदद नहीं आई है, लोग खुद बाहर निकल रहे हैं इसी हालात में, चाहे बोट के जरिए या पैदल। इसी तरह से गर्दन तक पानी में लोग और महिलाएं खुद निकल रही हैं सिर्फ इस खातिर कि उनके बच्चों को खाना मिल जाए। यही तस्वीरें चारों तरफ देखी जा रही है। वो महिला को देखिए ज़रा, उस महिला को देखिए, और जरा एनडीआरएफ के जो जवान है ये मदिया। और आप जो तस्वीर दिखा रही हैं उसमें मैं एक तस्वीर और दिखा देता हूं। इस समय देखिए जहां पर मैं इस समय चल रहा हूं ये सिविल लाइंस का इलाका है और यहाँ पानी में डूबा हुआ है। मेरे आगे ये देखिए मुझे मिल गया ये एक पैकेट है जिसमें लिखा हुआ है तीखू चावनू लिखा हुआ है। ये फूड पैकेट है और ये फूड पैकेट मेरे आगे तैरता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये भी एक अजीब त्रासदी है, जो भूख और प्यास है वो मनुष्य के आगे तैर रही है और मनुष्य इसी भूख और प्यास का पीछा कर रहा है। ये पता नहीं किसने यहाँ पर डाला है, किसी से गलती से ये छूट गया या किसी का निवाला था, जो निवाला उसके हिस्से नहीं आ पाया। ये एकदम क्लियर नहीं है कि आखिर ये क्या था, लेकिन ये जो तस्वीर है ये तस्वीर बयां कर रही है कि दिल्ली में इस समय के क्या हालात हैं और दिल्ली किन समस्याओं से जूझ रही है। और चूंकि देखिए ये फ़ोन इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि बीच में यहाँ पर
नेटवर्क चला जा रहा है, नेटवर्क और फोन की क्राइसिस है ये सारी। और इस बीच में, इस नेटवर्क की क्राइसिस के बीच में, इस फोन की क्राइसिस के बीच में मैं आपको दिल्ली के ये हालात लगातार बयां कर रहा हूं कि यहाँ पर आखिरकार अभी इन हालातों में जहाँ पर हम हैं वहाँ पर पानी लगातार बढ़ता जा रहा है।